अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द आइसोलेशन सेंट्रल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आइसोलेशन सेंट्रल में पिछले 3 हफ्तों से हम लोग मुख्तलिफ जो हैं वो मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक हमारे सामने है, इसमें हमने मेंटल हेल्थ पे बात भी की है। हम लोगों ने ये भी बात की किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, स्पोर्ट्स की क्या सूरत हाल है, और कोरोना वायरस के स्पेसिफिकली हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी। इसी सिलसिले में आज जो है वो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमने इनको आज ज़हमत दी है कि वो हमारे पास आएँ और हमें थोड़ा गाइड करें, स्पेशली इस पेंडेमिक में जो हम हेल्थ प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या-क्या करना चाहिए। सो मैं डॉक्टर आमिर इकबाल को खुशामदीद कहूँगा। ही इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट और इसके अलावा अस्थमा स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उस पे भी हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा सर, शुरू तो फिर मेरा पहला स्टैंडर्ड सवाल तो यही होता है कि आजकल आप किस तरह गुजार रहे हैं क्वारंटाइन और कैसा जा रहा है? क्वारंटाइन अच्छा जा रहा है थैंक्स टू द इंटरनेट और वाईफाई। वी हैवंट मिस्ड मच। कंसल्टेशंस वगैरह भी इससे कर लेते हैं हम, और जिस तरह आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंचानी है, तो और पोर्टल से भी इस तरह इसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह मुहैया की है लोगों को। अदरवाइज काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई थी पढ़ने वाली, पढ़ने का मौका नहीं मिला था, तो वो भी पढ़ रहे हैं। कुछ 1-2 ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर लिए मैंने अपनी स्किल सेट बढ़ाने के लिए स्किल्स में। तो इस तरह चल रहा है। प्रोडक्टिव जा रहा है क्वारंटाइन से फिर इन अ वे। जी जी। अच्छा सर, इसे यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि आजकल स्पेशली क्योंकि क्वारंटाइन में लोग हैं और एक पेंडेमिक फैला हुआ है, तो जनरली आपके पास जो कंसल्टेशन के लिए कॉल्स आ रही हैं उसमें आई एम श्योर पैनिक भी थोड़ा सा होगा, केओस भी होगा कि कहीं जिसको आजकल सिंपल खांसी भी हो रही है, उसको पहला जी। यही इंप्रेशन जाता है कि मुझे फलाना खांसता कोरोना ना हो गया हो या मुझे फौरन टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो इस सवाल यहीं से बात आगाज़ करते हैं कि अभी तक जो आपके पास केसेस आ रहे हैं उसकी रोशनी में और जनरली क्या ट्रेंड देखने में आ रहा है? कितने आपको लगता है कि जेन्युइन केस आए थे या ज़्यादा वहम है लोगों का, और क्या थोड़ी उनकी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है? इंटरेस्टिंग। ज़्यादातर लोगों को कंसर्न यही होती है कि अक्सर थोड़ी सी खांसी आ गई या गले में कोई खराश महसूस हुई, तो ये लगता है कि वही तो नहीं, क्योंकि अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन तकरीबन जितनी भी होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होती हैं, इनके यही सिम्टम्स होते हैं। कोई थोड़े गले में खराश हो गई, खांसी हो गई। अब मसलन जो कॉमन वायरल इलनेस है इसकी, इसमें ज़ुकाम शामिल करते हैं। ज़ुकाम है, उसमें आपको पता ही है, आपको आंखों में इरिटेशन होती है, आंखें बहती हैं, नाक बंद रहती है, छींकें आती हैं, नाक बहती है, कान भी बंद हो जाते हैं, और हर किसी गले में इरिटेशन होती है। बहरहाल सेल्फ लिमिटिंग होता है, 10-12 दिन लेके वो ठीक हो जाता है खुद ही। फिर इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू। ये हम इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन इट्स अ फेयरली सीरियस इलनेस आल्सो, स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें, या जिनको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है। तो इन्फ्लुएंजा में भी होगा, तो उसमें छींकें वगैरह तो नहीं आएंगी, लेकिन ये कि गले में दर्द होता है और कुछ खांसी भी हो सकती है, बुखार होता है, हाई फीवर चला जाता है, 102 103 तक भी चला जाता है, सर दर्द होती है, शदीद सर दर्द, बॉडी एक्स वगैरह होते हैं इसमें। और इससे मिलती जुलती ये जो कोरोना वायरस, रादर ये सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, इसकी भी अलामत मोरलेस इसी तरह होती हैं। लेकिन एक तो इसमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि एक जो यूनिक सिम्टम इसका है कि आपके सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है, ना किसी किस्म की खुशबू आती है, ना बदबू आती है। उसके अलावा खांसी होती है, तो सिवियर ड्राई कॉफ, और सर दर्द होता है, फीवर होता है 99.5 या 37.5 सेल्सियस में ले लें, बॉडी एक्स और फटीग, थकावट हर वक्त महसूस होती है। तो इनसे मिलते जुलते सिम्टम जितने भी होते हैं, तो उनको परेशानी होती है कि ये तो नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जितना ये पेंडेमिक है, दिस इज द फर्स्ट थॉट, इट हैज टू बी रूल्ड आउट, क्योंकि मसला ये कि हमें इम्यूनिटी इसके खिलाफ नहीं है, रेडिली एक से दूसरे तक जंप कर जाता है ये।
तो फिलहाल स्टैंडर्ड जो हमारा यही है अप्रोच इसकी कि एवरी सिम्टम इज अ सस्पेक्ट, और उसको फिर आगे मैनेज कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन जिस तरह इसकी रेडी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं सारी दुनिया से। मसलन जो लोग अपनी बीच पार्टीज करते रहे हैं इटली वगैरह में, या बार्स में इकट्ठे हुए हैं, या फिर हमारे पास भी ज़ायरीन के केसेस हैं या तबलीगी इज्तिमा के केसेस हैं जहाँ पे लोग पर्सनल एंड क्लोज स्पेसेस में क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में रहे हैं, और उनमें से किसी को अलामत तो थी नहीं, लेकिन वायरस उनमें फैला। काफ़ी सारे मरीजों के वो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। अब ये भी बात है कि पॉजिटिव टेस्ट का मतलब नहीं कि आपको पूरी ये बीमारी हो गई है। इसीलिए फिर लोग, किसी का अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है या कोई सस्पिशन होती है तो उनको क्वारंटीन में रख दिया जाता है कम से कम 14 दिन के लिए, यही देखने के लिए इनमें अलामत पैदा होती हैं कि नहीं। अगर अलामत नहीं पैदा हुई हैं तो वेल एंड गुड, 14 डेज के बाद यू फ्री टू गो। लेकिन अगर कोई पैदा हो गई है, मसलन जैसा मैंने भी बताया था, ये बुखार और खांसी, सर दर्द, गले में दर्द, या वो सेंस ऑफ स्मेल चला जाना, तो उसके लिए फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसका नेचुरल हिस्ट्री ये थी कि मोस्टली जो केसेस हैं उनमें कोई 7 से 8 दिन तक इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली आनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्रिटिकल टाइम होता है 10 डेज पे। 10 डेज पे इट कैन टेक अ डाइव। सारी बॉडी में, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उनके एकदम रिलीज होती है, और पेशेंट कैन बिकम क्रिटिकल इन आवर्स। तो उससे पहले एक और सिम्टम फिर डेवलप हो, अगर मतलब कि सीरियसनेस की तरफ जा रहा है, तो उसमें सिम्टम होता है ब्रेथलेसनेस का। उसमें जो पेशेंट डिस्क्राइब किया है, ऐसे लगता है जिस तरह कि आपके सीने पे किसी ने बोझ रखा हुआ है और सांस लेने में दिक्कत इस तरह महसूस हो रही है। किसी ने इस तरह डिस्क्राइब किया था कि जी इस तरह के कोई आपके सीने पे बैठ के और आपके मुंह के ऊपर तकिया से दबा के रखा हुआ आपको। तो ये जो होती है, ये भी एक सीरियस सिम्टम होता है। इसकी ट्रीटमेंट पर हॉस्पिटल में ही हो सकती है, आईसीयू में हो सकती है। अब मसला यह है कि इसको जो WHO ने नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया था, इसकी ये भी एक नॉवल्टी है कि आईसीयू में जाके, वेंटिलेटर पर भी जाके, ये 2-3 मुख्तलिफ तरीके से डिजीज प्रोसेस को बिहेव करता है। ये तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टैंडर्ड आईसीयू केयर से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये इस तरह बीमारी का रुख लेता है कि वेंटिलेटर्स कैन एक्चुअली बी हार्मफुल। तो अब डॉक्टर्स भी दुनिया भर में इस चीज़ में ऑब्जर्व किया है। ये भी मतलब एक किस्म का ऑन जॉब लर्निंग ही हो रही है मोस्टली डॉक्टर्स की। रेडली कोई किसी के पास जवाब है नहीं। इनके साथ साथ दवाई कौन सी देनी है, उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। पिछले दिनों एक मशहूर हुआ था जी, क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। वो तो मैंने खुद देखा था, फार्मेसीज पे आके लोग मांग रहे थे सेल्फ मेडिकेशन वगैरह में। ये मलेरिया में इस्तेमाल होती है दवाई, लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली हार्ट बीट के ऊपर। तो किसी को हार्ट डिजीज है, क्लोरोक्विन उसके लिए ज़रा मुनासिब नहीं। और सेल्फ मेडिकेशन में हम कितनी डोज ले लें, कितनी ना ले लें, वो भी किसी के काम में। आईसीयू पेशेंट्स में ट्राई की गई कुछ कंट्रीज में, मतलब जर्मनी, फ्रांस वगैरह में, लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर दिया कि उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन अब एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, स्मॉल स्टडी की है, उसके रिजल्ट्स इनकरेजिंग है। लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट आती है इस पे। तो ये मुख्तसरन ये इसकी नेशनल हिस्ट्री होती है इसकी, इस बीमारी की। और कंसर्न और परेशानी हर एक को है जाके, क्योंकि इसकी जो खासतौर पे हमें जो मीडिया से आ रही है, रिजल्ट्स आ रही हैं, ये कि जी वो पेशेंट्स आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स की कमी है, और इतनी अमवात भी हो चुकी हुई हैं, स्पेशली डेथ्स के फिगर्स जो हैं सारी दुनिया में, ग्राफ्स रोज ही आ रहे होते हैं, दिखा रहे। तो ये काफ़ी कुछ जो होते हैं, ये भी खुद हमें प्राइम कर देता है इसकी सीरियसनेस की तरफ, और हर एक को फिर अपनी परेशानी होती है। बट टू बी ऑनेस्ट, नोबडी रियली वांट्स टू डाई, स्पेशली
एट अ रिलेटिवली यंगर एज, स्पेशली। और कई लोग जिनकी फैमिलीज हैं, जिन जो खाली ब्रेड विनर्स वगैरह हैं, उनमें से खुद परेशान ना हो, लेकिन उनके घर वाले जरूर परेशान हैं कि खुदा न खास्ता ये इस तरह अपना लोग इख्तियार कर लें। तो अब चूंकि ये रेडिली स्प्रेड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इवन एसिम्प्टोमेटिकली जिनको अलामत नहीं है उनसे भी स्प्रेड कर जाता है। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि कुछ हमें प्रिवेंशन के लिए तदाबीर करनी पड़ती है, क्योंकि फिल वक्त ना कोई वैक्सीन है ना कोई और इलाज है हमारे पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। और प्रिवेंशन का नंबर 1 चीज़ ये है कि एक फासला रखना। जिस तरह हमें बताया गया कि जितना कम से कम 6 फुट का फासला 2 लोगों के दरमियान। अब चूंकि ये ड्रॉपलेट्स से कॉमनली स्प्रेड करता है, मसलन आप उनमें अगर करीब बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं कैरियर हूँ, ये वायरस है, तो इससे आप ससेप्टेबल हैं, आपको ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। और अगर मैं खांसूं या छींकूं तो फिर एक स्प्रे सी जो निकलती है वो काफ़ी फासले तक चली जाती है। बहरहाल ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये वायरस यूजुअली 6 फुट तक जाके ड्रॉप कर जाता है, इससे ज़्यादा कैरी नहीं करता। बट नई नई इंफॉर्मेशन सामने रोज़ ही आ रही है। कोई किसी ने मेरी पब्लिश की थी स्टडी की थी, 20 फुट तक इसकी स्प्रेड हो जाता है, और दैट्स अनदर स्टोरी। तो इसलिए फिर ये कि बेहतर है कि अगर हम पब्लिक में जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो एक मास्क पहनना। मास्क से कम अज़ कम ये है कि जो आपसे ड्रॉपलेट्स वगैरह निकल रहे हैं, बजाय 6 फुट दूर जाने के, वो 1.5-2 फुट तक ही उनकी वो रेंज लिमिट रहती है। तो मास्क पहनने से आप या मैं खुद अभी भी हम एट रिस्क होंगे, लेकिन कम से कम यह है कि मेरा मास्क आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका मास्क मुझे प्रोटेक्ट करेगा। इसके पीछे फिर था ये हाथ धोना, हैंड वॉशिंग इसकी बताया कैसे धोना है। हाथ साबुन से धोना है, तो क्योंकि इसके खिलाफ इसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, और उसको वो ये प्रोटीन के दरमियान एक्चुअली ज्वाइन किया होता है फैट मॉलिक्यूल्स। फैट को ये डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि इसका वो होल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए दिन में जितने फ्रीक्वेंटली सर्फेसेस को हाथ लगे बाहर गए हैं, कोई डोर नॉब्स वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे गए हैं, तो उससे जितना जल्दी मुमकिन हो अच्छी तरह हाथ अपने धो लें आप। हैंड सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल होते हैं, उनमें ज़रूरी है कि 70% अल्कोहल होना चाहिए। अब कितनी चीज़ें हैं सब ऑप्टिमल या फेक प्रोडक्ट्स कह लें, या इनफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अब कहना मुश्किल है कौन की कैसी है। तो बेहतर यही है कि हाथ अच्छी तरह अपने धो लें और मास्क पहन लें, एक दूसरे से फासला अपना मेंटेन रखें। बेसिकली यही तदाबीर हैं जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा यह कि अगर किसी को बिलफर्ज खासा अगर कोई ऐसी खांसी हो गई है या थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है उनको, तो आजकल की कॉन्टेक्स्ट में तो फिर उस सूरत में उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए। वैसे भी जो कर सकते हैं लोग, अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में घर वालों से जरा दूर रखें, एक कमरा रिजर्व कर लें इस मकसद के लिए घर में, फिर वहीं अपना वक्त गुजारें जब तक कि मजीद आपके लैब से टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते या कोई आपकी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाती। बेसिकली यही है प्रिवेंटिव मेजर्स जो कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है इम्यूनिटी डेवलप करने की, माशाल्लाह इम्यून सिस्टम तो बॉडी का है, बॉडी नोस हाउ टू टेक केयर ऑफ सेल्फ। बहुत सारे लेवल्स पे वो काम करती है, बॉडी डिफेंसेस। लेकिन इस खास तौर पे इसको ये जो अपना है ये वाला सार्स कोरोना वायरस 2, इसमें एक मसला ये है कि ये हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। अब सेल्स के अंदर इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं, कोई इन्वेडर आया आपके घर में, कुछ कमरों में आके बैठ गया है, अब उसको निकालने के लिए आपने उन कमरों को भी कभी कभी डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है।
इसी तरह फिर बॉडी के डिफेंसेस हैं अपने अपने ही सेल्स को फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर एक सीरियस सिचुएशन होती है। तो अच्छा सर, ये तो ये थी जी जी। यहाँ पे क्योंकि अभी जो मैं भी एक नई चीज सीखने को मिली है, सेंस ऑफ स्मेल की जो आप बात कर रहे थे, थोड़ा जी अगर सिम्टम्स पे वापस जाएं तो ये, और क्योंकि अक्सर होता है कि खांसी हमें डेवलप हुई हुई है या ड्राई कफ आ रही है, फ्लू हल्का सा हुआ हुआ है क्योंकि मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन हम ड्राई, ये जो सेंस ऑफ स्मेल जो आप कह रहे थे, ये शुरू में लूज होती है या ये ओवर द 3-4 दिन बाद ऐसा होता है, या किस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि अच्छा आज मुझे खांसी भी थी, मुझे ये सिम्टम भी था और अब मेरे पास सेंस ऑफ स्मेल भी चली गई है? ये जरा वेरी करता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में हो जाता है। हो जाता है। अब मसलन एक फोरम है जहाँ पे अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो अपने सिम्टम्स शेयर करते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे हैं पेशेंट्स का लुक आफ्टर कर रहे हैं आईसीयूज में या कोरोना वार्ड्स में, तो उनमें से भी कुछ को ये बीमारी लग गई है, तो वो फिर अपने सिम्टम्स वगैरह दूसरों की लर्निंग के लिए शेयर करते हैं। तो उसमें कुछ थे जिन मैंने बताया था कि सिर्फ सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल उनका चला गया था, लेकिन कोई 1 हफ्ते तक वापस आ गया और कोई इतनी ज़्यादा सीरियस उनको बीमारी हुई नहीं, हालांकि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो उनकी कंडीशन में माइल्ड माइल्ड इलनेस रही थी, और मोस्टली माइल्ड टू मॉडरेट ही रहती है ये इलनेस। सिवियर इलनेस जो है वो ज़रा कम लोगों में आती है, उसमें मोस्टली है वो एज फैक्टर है, जिसमें 55 वगैरह से ऊपर एज होती है। ऑल्दो हम 55 को इतना ओल्ड नहीं समझते हैं, लेकिन बहरहाल फॉर अ 20-year-old 55 इज ओल्ड। तो वो इसलिए क्योंकि एज के साथ हमारे बॉडी स्लो डाउन कर जाती है, फंक्शन वगैरह स्लो डाउन कर जाती है। हाँ, एक और चीज सिग्निफिकेंट जो मुझे मेरे ख्याल में काफी इम्पोर्टेंट है जो भूल गया था मैं कहनी, वो एक रिसेंटली एनालिसिस हुआ था, मेटा एनालिसिस। उसमें देखा तो ज्यादातर जो आईसीयू एडमिशन और डेथ्स हुई हैं इसमें, तो क्या एक फैक्टर है जो कि ज्यादा प्रीडिस्पोज कर देता है, ज्यादा बड़ी रिस्क होती है जिसकी, उसमें आइडेंटिफाई किया था सीओपीडी। सीओपीडी मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें 3 आते हैं बीमारियां, सांस की नालियों की बेसिकली बीमारियां हैं, तो दमा है, अस्थमा है। एस्थमा का ये है कि वो रिवर्सेबल होता है, मोस्ट केसेस आपने दवाई दी, नेबुलाइज किया, रिवर्स हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन दूसरी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। ये जो बीमारियां हैं ये मोस्टली होती हैं सिगरेट स्मोकर्स में, और जितनी ज्यादा आपने स्मोकिंग की होती है उतनी फिर रिस्क ज्यादा होती है। अब इसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि अगर आपका लेट्स से 3 लेन्स की सड़क है आपकी, और उसमें से उसमें मलबा वगैरह गिर गया है या सड़क बैठ के कुछ डैमेज हो गई सड़क, तो एक बल्कि बस सिर्फ एक फुटपाथ जितनी जगह रह गई है। तो इसी तरह ये सांस की नालियों में जहाँ उनको पूरी वो सड़क चाहिए थी, लेकिन गुजरने के लिए सिर्फ फुटपाथ जितनी जगह उसके पास, तो इसलिए उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। के ये जो अपना ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में रुकावट है, और ये रिवर्सिबल नहीं होती। जी। अब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि खुदा न खास्ता कोई मरीज हो गया, स्मोकर है, उनको ये कोविड बीमारी हो गई फुल फ्लैग, तो उनकी रिस्क बहुत ज़्यादा चली जाती है। और हमारे यहाँ स्पेशली जो मजदूर पेशा तबका है, उनमें ज़्यादातर सिगरेट पीते हैं और ज़्यादातर उनको सीओपीडी किसी न किसी डिग्री में होता है। तो अल्लाह ना करे ये वबा उस तरह फैले, तो अगर उस तरह गई इनकी बस्तियों में वगैरह, तो बहुत ही सीरियस हेल्थ सिस्टम के लिए चैलेंज सामने आ सकता है। तो उसमें मेरी एडवाइस यही होगी, क्विट स्मोकिंग इफ इट ऑल पॉसिबल, एंड इट्स नेवर टू लेट टू क्विट स्मोकिंग। आपके सिगरेट छोड़ने के 72 घंटे के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। सर एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है,
वो ये कह रही हैं कि आई हैव कफ सिंस अ मंथ नाउ, एक महीने से तकरीबन उनको खांसी है, और जो पहला हफ्ता था उसमें उनको फीवर भी था, लेकिन अब सिर्फ खांसी है और कभी कभी वो ड्राई होती है। कभी कभी ड्राई होती है, कभी कभी रेशा भी आता है। जी जी। अब यह है कि हर साल इस मौसम में इस तरह होता है, उनको क्या लगता है? नहीं, ये मेरे ख्याल है पहली दफ़ा ही डेवलप हुआ है इनको। वो देख रही हैं, वो मैं बता भी सकती हैं, लेकिन अब मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनको पहली दफ़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। एनीवे वो एक हिस्ट्री लिए बगैर तो कहना मुश्किल है इसका, जी। लेकिन अगर फीवर रिकवर हो गई है, खांसी भी ऐसे ऐसे ठीक हो रही है, तो आई थिंक शी इज प्रोबेबली ऑन द मेंड। एहतियात सिर्फ करनी है कि अपना मास्क पहने रखें जाके, और ज़्यादा उनके बर्तन वगैरह शेयर ना करें दूसरों के साथ। और अगर खांसना होता है तो वो फिर पब्लिक में ना खांसें जहाँ और लोग भी जी सर, वो हों। ये कह रहे हैं फर्स्ट टाइम है उनका ऐसा। राइट। well, खांसी की जो कई वजूहत हो सकती हैं। अब ये है कि अगर हाँ, एक और चीज़ है इसमें, इसमें वीकनेस बहुत कॉमनली रिपोर्ट की गई है। वीकनेस इस तरह के आप कुछ बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता है आपका, इतनी सारी वीकनेस होती है। तो अगेन कोविड-19 है नहीं है, वो टेस्ट के बगैर कहना मुश्किल है। सर और इसी अगर ये कि जी जी। इम्प्रूवमेंट हो रही है तो गालिबन इट्स ऑन द मेंड एंड शी नीड नॉट टू एनीथिंग, सिर्फ ये कि थोड़ी सी एहतियात करें। सर इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कई दफ़ा लोगों का उठने का दिल नहीं कर रहा, तो आई थिंक दैट हैज़ सम अ लॉट टू डू विद मेंटल हेल्थ एज़ वेल, क्योंकि एक हमारा जो है वो स्ट्रेस का लेवल भी ऊपर गया हुआ है, स्पेशली जो हमारे एल्डरली मैं देखता हूँ। क्योंकि जी जिस तरह हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं अपनी आपको नानी की एग्जांपल देता हूँ, वो अब या तो टीवी देखती हैं या नमाज वगैरह पढ़ी और या अपने फ़ोन पे बात वगैरह कर ली। अब हमारे जो एक मेरे मामू न्यूयॉर्क में है, तो आपके सामने वहाँ पे जितना वो एक फैला हुआ है, तो वो उनके सर पे है। जी फिर उनको एक, अगर आप सिर्फ खबरें देखते रहें, तो आपको स्ट्रेस होता रहता है, टेंशन होती रहती है। जी। तो इस हवाले से जो हमारे स्पेशली एल्डरली हैं, उनके लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर आप सजेस्ट करते हैं? वही जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उनको प्रोटेक्ट करें, यानी कि जैसे अगर किसी को थोड़ी बहुत भी खांसी है, बुखार वगैरह हो, तो वो उनके करीब भी ना जाए। हुँ। और अगर उनके पास जाना भी है, उनका कई होती हैं, उनको फिर असिस्टेंस चाहिए होती है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए, तो फिर हम भी फिर अपनी तरफ से एहतियात करें, अपना मास्क पहन लें, और ये उनको उनको जैसे उनकी रिस्क कम करने के लिए अपने हाथ अच्छी तरह धो के वो करके साफ कपड़ों के साथ उनका कर लें, जो भी लुक आफ्टर करनी है। सर मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ बताइएगा कि किस तरह आजकल डिटोरिएट हो रही है या क्या सिचुएशन है? आप क्या देख रहे हैं ट्रेंड? मेंटल हेल्थ जितना मैंने देखा है अभी तक, एक सर्टेन स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल का है सही। अब वेरी करता है, सम पीपल आर मोर स्ट्रेस देन अदर्स, वो वैसे भी बाकी मौके पे भी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं निस्बतन दूसरों के। तो इसमें भी वही सिचुएशन है। आई थिंक मेरा तो पहली ये होगी, मेरी सजेशन होगी कि जो पॉजिटिव्स हैं उनके ऊपर एम्फेसिस दें कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं, और मोस्ट केसेस में ये बीमारी जो है सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट लेवल तक है। दूसरे ये कि खबरें सुनना या देखना बंद कर दें। हुँ। टीवी के ऊपर ज़रा बेहतर चीज़ें देख लें, कोई प्लेज वगैरह देख लें, या मैं भी टीवी देखना ही बंद कर दें। सही बात है सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, तकरीबन टाइम भी हमारा हो ही गया, बट बिफोर वी रैप अप, कोई ऐसा राइट। पॉइंट हमने अगर कोई मिस किया है या कुछ आप ऐड करना चाहें? हमने प्रिकॉशनरी मेजर की बात भी कर ली है, हमने इसकी एवोल्यूशन की बात भी की है, बट कोई ऐसा पॉइंट जो आप ऐड करना चाहें? अब ऐसा है कि व्हाट नेक्स्ट वो हमें भी नहीं पता, जी। और द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी यूज्ड टू लिव, मुझे लगता है कि ये इसमें एक तब्दीली आ गई है, और इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कितनी देर होती है उसका कुछ कहना मुश्किल है। सो ये है कि शुड लिव इन द मोमेंट डे बाय डे,
बहुत ज्यादा फ्यूचर की तरफ नहीं सोचना, बहुत ज्यादा पास्ट की तरफ नहीं सोचना। ये तो इसी तरह ना, लाइक ड्राइविंग एट नाइट, आपको रास्ते का नहीं पता, आपकी हेडलाइट्स में सिर्फ चंद फुट दूर तक ही लाइट आपकी वो इल्यूमिनेट करती हैं, लेकिन फिर भी आप रात को शुरू करते हैं तो आप इस्लामाबाद, पेशावर, इवन कराची तक जा सकते हैं ओवरनाइट। तो इसी तरह के रोज रोज जो नई डेवलपमेंट होती है, क्या आता है, उसके मुताबिक चलना होगा, देखना होगा क्या हालात हैं। सो लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। Really, I mean, nobody can answer that question. कल को क्या होगा? So I think वही हम कल भी बात कर रहे थे कि जब भी ये दोबारा जिस फॉर्म में भी रीओपन होगा हमारा मुल्क या ये दुनिया, तो एक न्यू नॉर्मल हमारा ही होगा, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट इज द न्यू नॉर्मल। जी जी। नहीं सर, जिसने किसी ने कहा था ना कि the learners shall inherit the earth, the learned shall be perfectly equipped to deal with a world that no longer exists. सर इसी पे थोड़ा लाइट क्वेश्चन, रीडिंग रिकमेंडेशन अगर आप कुछ देना चाहें, कोई ऐसी बुक्स जो आपने पढ़ी हैं या जो आप हमारे साथियों को बताना चाहें इस क्वारंटाइन में। क्वारंटाइन में रीडिंग जिसके अपना टेस्ट होता है, कईयों को थ्रिलर महसूस होते हैं, अच्छे लगते हैं, किसी को कोई रोमांटिक प्लेज, किसी कोई नॉन फिक्शन चाहते हैं, कोई हिस्ट्री चाहते हैं, इट्स अप टू यू रियली। लेकिन ये है कि इंस्टेड ऑफ वाचिंग टेलीविजन, आई थिंक रीडिंग अ बुक ज्यादा बेहतर मशगला होगा। सर आपकी 2-3 सजेशंस किसी भी जॉनर से जो आपने पढ़ी और आपको अच्छी लगी। मैं तो पीजी वुडहाउस का फैन हूँ, तो हमेशा जो भी बुक पढ़ी होती है उसके बाद एक पीजी वुडहाउस की पढ़नी जरूरी होती है, चाहे पहले 100 दफा ना पढ़ी हो। तो वो है बीच में नॉन फिक्शन, उसमें हिस्ट्री वगैरह का मुझे तो जाती तौर पर शौक है, प्लस थोड़ी बहुत प्रोफेशनल से भी रिलेटेड बुक्स हैं, बट ये साल एक ज्यादा मुझे जैसे कहते हैं लाइट रीडिंग का शौक है, लाइक आई सेड वुडहाउस, या उसके अलावा ग्रैहम ग्रीन की थी, उसकी एक ट्रेवल्स विद माय आंट है, वो मेरी आंट्स को पसंद नहीं आई, हालांकि वो ग्रैहम ग्रीन की काफी फैंस थी, लेकिन आई थिंक उसकी आंट से थी, शी इज क्वाइट अ कैरेक्टर। यस, ऑथर्स तो बहुत सारे हैं आजकल, नए ऑथर्स भी हैं, बल्कि हमारे अपने भी यहाँ पे ऑथर्स आ गए हैं। इनफैक्ट अभी मैं मुशर्रफ साहब का भी एक किस्सा पढ़ा है मैंने, वो क्या मरमैन का है जी, मरमैन एंड द बुक ऑफ पावर। यस 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 जी बिल्कुल, वो भी एक अपनी दुनिया है। बिल्कुल सर, वो आई थिंक आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें यही दिल करता है कि आप उस किस्सा गोई में चले जाएं, तिलिस्म व शुबा में चले जाएं और अमीर हमजा ही पढ़ते रहें। वो एक अच्छी ब्रेक हो जाती है मेरे ख्याल से, सबसे दूर ले जाता है आपको। बिल्कुल ले सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी आपने सर टाइम दिया, और लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, अगर मजीद क्वेश्चंस आए तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ी दोबारा हमें जहमत देंगे आपको कि दोबारा तशरीफ लाएं। बट वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का और इस मालूमात हमसे शेयर करने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।